नमस्कार। गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय मृच्छकटिकम है और इस मृच्छकटिकम की भूमिका आदि के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे चरित्र को समझते हुए अंकों में प्रवेश कर रहे हैं। तदनुसार हमने नाटक के नायक चारुदत्त को आप लोगों के सामने समुपस्थापित किया था और यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि चारुदत्त धीर प्रशांत नायक है। जैसा कि हम आप लोग सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के नायक होते हैं, उनमें से एक जो तृतीय प्रकार का नायक है वो धीर प्रशांत है। इनका एक बड़ा ही 2-3 विषय है जिसको चारुदत्त के जीवन से संबद्ध है कि चारुदत्त अपने जीवन के पूर्वार्ध में अत्यंत धनिक था, बहुत बड़ा यह व्यापारी था, श्रेष्ठी था, लेकिन भाग्य विपर्य के कारण आज वह निर्धन हो चुका है। इसलिए उनके मन में बार बार यह बातें आती है कि वो अपनी दीनता, अपनी निर्धनता आदि की वो चर्चा करता रहता है। चारुदत्त के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है उसका यश। वो कहता है कि न भीतोस्मि मरणादपि केवलम दूषितम यश, कि मैं मरने से डरता नहीं, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मुझे भय है किस चीज से? कि मेरा यश दूषित न हो। इसी प्रकार वे भाग्यवादी है, भाग्य को मानता है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें भाग्य और कर्म, इन दोनों चीजों की पुनः पुनः चर्चा की जाती है। और ये वैदिक परंपरा से ही, औपनिषदिक परंपरा से, गीता आदि के माध्यम से देखते हुए हम आज तक की जो जीवन यात्रा देखते हैं, सर्वत्र भाग्य और कर्म का संघर्ष देखा जाता है। चारुदत्त भाग्यवादी है और वे कहते हैं कि भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, कि भाग्य क्रम से ही, क्रमशः भाग्य के द्वारा ही धन आते हैं, धन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास धन टिकता है, किसी भी व्यक्ति के पास से धन चला जाता है। तो ये चारुदत्त के जीवन के कुछ मूल पक्ष हैं। लेकिन चारुदत्त के अगर चरित्र की समग्रता को हमें देखना हो तो विट के माध्यम से हम एक परिचय पाते हैं। यूं तो मित्रों, हम जितने भी नाटक पढ़ें, नाट्य साहित्य पढ़ें या कोई भी साहित्य पढ़ें, स्पष्ट रूपेण चरित्र के विषय में हमें चर्चा नहीं मिलती कि यह चरित्र कैसा है। हाँ, नैषधीय चरितम में श्री हर्ष ने जरूर राजा नल का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन अगर अन्य साहित्य देखते हैं तो वो उनके वक्तव्यों से, कहीं कहीं उनके आचरणों से, उनके व्यवहार से, उनके द्वारा जो प्रयोग में लाए गए शब्द हैं, अपने विषय में कही गई कोई बातें हैं, तो उन चीजों को लेकर के हम उन चरित्रों का चरित्र जानते हैं। लेकिन यहां पर चारुदत्त के चरित्र के रूप में समग्रता से प्रथम अंक में हमें उल्लेख मिलता है कि यह चारुदत्त है कैसा। और यह विट का वक्तव्य है। जब वसंत सेना का पीछा करता हुआ शकार विट और चेट के साथ आता है तो उसी समय वह उसकी टक्कर या उसकी कह सकते हैं आमना सामना चारुदत्त से हो जाता है। तो चारुदत्त के प्रति शकार का व्यवहार अनुकूल नहीं होता, तो उसी में बीच बचाव करते हुए विट चारुदत्त का परिचय देता है। और देखें किस तरह उनका परिचय है और कितना विशाल व्यक्तित्व है, महाव्यक्तित्व है। और वह देखिए क्या है, दीनानाम कल्प वृक्ष, अर्थात जो दीन हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। अब कल्प वृक्ष क्या है? कल्प अर्थात कल्प वृक्ष उसे कहा जाता है जो हमें मन चाहा फल दे। और तदनुसार चारुदत्त के पास जो भी जाता था वह खाली हाथ लौट करके नहीं आता था, हर प्रकार से उसकी सहायता करता था। इसीलिए चारुदत्त के चरित्र का एक उदात्त पक्ष बना क्या कि वह दीनानाम कल्प वृक्ष है, दीनों के कल्प वृक्ष है। और स्वगुण फल नतः, जो अपना गुण है, जो उनका स्वाभाविक गुण है, उन गुण के फल से वो विनम्र है, अर्थात अत्यंत विनम्र है चारुदत्त। सज्जनानाम कुटुंबी, सज्जनों के क्या है? कुटुंब है।
अर्थात सज्जनों से ही इनकी मित्रता है, दुर्जनों से इनकी मित्रता नहीं है, दुर्जनों से इनका संबंध नहीं है। आदर्श शिक्षिता नाम, शिक्षितों के आदर्श है। अर्थात चारुदत्त भी बहुत शिक्षित है और इतना शिक्षित है कि अन्य शिक्षितों का भी आदर्श चारुदत्त है। सुचरित निकष, श्रेष्ठ चरित्र की कसौटी है। निकष एकदम जेनिथ, टॉप। जितने भी अच्छे आचरण हैं, ये सारे आचरण इनमें पाए जाते हैं। यही कारण है कि इनके लिए कवि ने विट के माध्यम से कहा है कि यह सुचरित निकष है। शील वेला समुद्र, जिस प्रकार समुद्र में जो प्रकार किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता, धैर्य बनाए रखता है, समुद्र को धैर्य का, धीरता का प्रतीक माना जाता है, तो उसी प्रकार मानो यह शील जो सचरित्रता है, उस सचरित्रता का यह कह सकते आगार है, पारावार है, अर्थात कोई सीमा नहीं है। इनका शील इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सत्कर्ता अर्थात केवल श्रेष्ठ कार्य करने वाले, उत्तम कार्य करने वाले, निम्न कार्यों में प्रवृत्ति न रखने वाले। नावमंता, अवमान नहीं है, किसी भी प्रकार का लेप, किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, तो निरभिमान है, निरहंकार है, अहंकार शून्य है। पुरुष गुण निधि, और एक पुरुष से, एक मानव में जिन जिन गुणों की अपेक्षा की जाती है, उन गुणों का यह खजाना है, कोष है, निधि है। अर्थात वे सारे गुण इनमें इतने अधिक हैं कि विषम से विषम परिस्थिति में भी वह गुण उनसे दूर नहीं होता। दक्षिणोदार सत्व, दक्षिण अर्थात दयालु है, सहृदय है, उदार सत्व है, अर्थात सबके प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करने वाला है। ये कह श्लाघ्य स जीवत्यधिक गुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये, मतलब यही इनके जीवन के सारे गुण हैं। ये प्रशंसनीय व्यक्ति है यह चारुदत्त। तो हम आप समझ सकते हैं कि मृच्छकटिकम का जो यह चरित्र है, मृच्छकटिकम का जो ये व्यक्तित्व है, ये सबके लिए आदर्श है और ये अनुकरणीय व्यक्तित्व हमारे लिए हो जाता है अपने इन इन गुणों के कारण, इन इन व्यवहारों के कारण, इन इन सचरित्रता के कारण। मित्रों, इसके बाद वसंत सेना है जो चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी है। चारुदत्त के गुण की एकदम कह सकते हैं गुणों के अधीन यह है। धनाढ्य पुत्री है, यद्यपि गणिका है, वेश्या है, लेकिन उस काल के, उस समाज का उज्जैनी की कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गणिका है। इनकी माता बहुत ही धनी है, तो ऐसे धनाढ्य की पुत्री है, अर्थात इनके पास किसी भी धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस गरीब चारुदत्त के प्रति वह आकृष्ट हो जाती है। उनका समर्पण, इस वसंत सेना का समर्पण है। मित्रों, सामान्य नियम है, सामान्य एक कोई लक्षण नहीं है, लेकिन हम आप पाते हैं संस्कृत नाटकों में कि जो प्रेमाधारित नाटक होता है, जिसमें नायक और नायिका के मध्य प्रणय का विस्तार होता है, तो उन दोनों के बीच में जोड़ तोड़, साठ गांठ, संबंध और विच्छेद करने के लिए एक नायक आवश्यक रूप से विद्यमान होता है, एक चरित्र आवश्यक रूप से विद्यमान होता है, जिसे हम विदूषक कहते हैं। और विदूषक का सामान्य लक्षण ही यही है कि वह हास्यकृत होता है। इसीलिए हास्यकृत विदूषक है, ऐसा वक्तव्य, ऐसा कथन हमें हमारे पास प्राप्त होता है। यानी यह विदूषक जो होता है हंसाने वाला होता है। हम तीन पक्ष में इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो नाम के आधार पर विदूषक को देख लें कि यह विदूषक क्या है, नाम क्यों इसे विदूषक कहा गया। तब जबकि विदूषक का अर्थ, विदूषक शब्द का अर्थ हंसाने वाला नहीं होता, तो फिर विदूषक का नाम विदूषक क्यों है। आप दूष को अगर ध्यान में रखें तो दूषण करने वाला, बिगाड़ने वाला, जो बिगाड़ते हैं कामों को, अर्थात या तो ये नायक नायिका के बीच में ऐसी कोई घालमेल कर देगा, किसी ऐसे महत्वपूर्ण पल में ऐसी बातें कह जाता है कि वो मानो काम जो है सारा का सारा बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। विदूषक अत्यंत तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, बड़े ही शार्प ये ब्रेन वाला व्यक्ति होता है विदूषक। भले ही वह मंच पर नायक के साथ हो, नायिका के साथ हो, लेकिन हम उसे हंसी का पात्र मात्र नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जोकर नहीं होता।
उनमें राजा के ऊपर जब मुसीबत आती है तो हंसते खेलते उस समस्या का समाधान कर देता है। राजा अगर किसी गंभीर चीज में, गंभीर चिंतन में डूबा होता है तो अपने हास्य वचन से, अपने विवेक से या कुछ इस प्रकार का कार्य कर जाता है कि राजा का मन बहल जाता है और उस अवसाद से बाहर निकल जाता है। और यही नहीं, राजा के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, राजा के ऊपर में किसी भी प्रकार की अगर अब शारीरिक विपत्ति आती है तो ऐसे में भी यह क्या होता है कि यह विदूषक उनकी रक्षा करता है, शक्ति से भी रक्षा करता है, वाणी से तो सदैव साथ रहता ही है। मृच्छकटिकम का भी विदूषक इसी प्रकार का है और उसका नाम मैत्रेय है। जो विदूषक, जो चरित्र है, हर नाटक के जो विदूषक का है एक अपना अलग नाम होता है। जैसे अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं तो वहां पर नाम है माधव्य, तो उसी प्रकार से यहां पर नाम है मैत्रेय। एक अन्य जो जिसे प्रतिनायक कहा गया है मृच्छकटिकम का, उसका नाम शकार है। मित्रों, यद्यपि कई लोगों में यह भ्रांति है कि उसका नाम संस्थानक है, मेरी दृष्टि में संस्थानक उसका नाम नहीं है, संस्थानक कदाचित उनका पद है। यह जो राजा से प्राप्त या जो कह सकते हैं कि राज्याधिकार में जो इनके पास है उस पद का नाम संस्थानक है और उस पद का होने के कारण इसके लिए बार बार संस्थानक शब्द प्रयोग आता है। अन्यथा इसका वास्तविक नाम क्या है, यह नाम अन्वेषण का विषय है, क्योंकि मृच्छकटिकम में वास्तविक नाम का उल्लेख नहीं है। सर्वत्र इनको शकार या संस्थानक इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो हम एक प्रश्न पूछते हैं कि शकार को किस अन्य नाम से इसमें इसका प्रयोग किया गया है, तो वहां पर उसका उत्तर हम भले ही संस्थानक दें, लेकिन संस्थानक वास्तविक नाम नहीं है। अब है शकार नाम क्यों पड़ा? शकार नाम इसलिए पड़ा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के श हैं, श, श और स। तो अन्य जो श है, जिसे हम आम भाषा में शादी वाला श कहते हैं, उस श से जो भिन्न 2 श है उसको भी वो शादी वाला श कह के ही उच्चारण करता है। यानी अगर शब्द कोई स से हो, जैसे हम लोग कहते हैं सरोता, तो सरोता जो है उसको हम लोग कहेंगे, ये विदु जो शकार है वो शकार कहेगा शरोता। यानी वहां का जो श है, जैसे वसंत सेना नाम है, वसंत सेना, दोनों में देखेंगे दंत्य स है, तो उस वसंत सेना को शकार कैसे बुलाएगा? वसंत सेना, वसंत सेना। तो ये जो श है, चूंकि ऐसे स को यह श कह के बुलाता है, इसलिए इसको शकार कह दिया गया। अर्थात जो अपनी भाषा में स को श बना दे वह शकार है। इसका एक और परिचय है, शकार राजा का साला है। राष्ट्रीय शब्द प्रयोग आएगा, जो राजश्याल के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग है, ये राजा का साला है। लेकिन यह साला राजा का कोई वैध नहीं है, क्योंकि महारानी का भाई यह नहीं है, रानी का भाई नहीं है, बल्कि राजा की जो अवैध कुछ पत्नियां होंगी उन्हीं पत्नी में से एक का भाई है। और इस कारण से यह शकार जो है एक क्षुद्र बुद्धि वाला है, सामान्य, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि एक डिग्निटी वाला यह कैरेक्टर नहीं है, विलन है, जो नायिका वसंत सेना के साथ के पीछे पड़ा रहता है और उसका प्रणय चाहता है, और प्रणय नहीं मिलने के कारण वह उसकी हत्या का भी भागी बनता है, जिसका कि दोष वह चारुदत्त के ऊपर मढ़ता है। और बाद में जो आगे की जैसे जैसे कहानी अपनी खुलती जाएगी उनके साथ इसको हम जोड़ते चले जाएंगे। एक अन्य प्रमुख चरित्र है, वह है विट। यह विट शकार के साथ रहता है, अर्थात विट का जो प्रथम प्रवेश है, आप देखेंगे कि यह शकार के साथ ही वसंत सेना का पीछा करता हुआ, अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है। और उस समय वह शकार के साथ है, और चूंकि शकार के साथ है तो आप लोग सभी जानते हैं संसर्गजा हि दोषाः कि जो संगति में भी से भी जो संगति से ही जो है वो दोष है। अगर आपकी अच्छे की संगति है तो आप अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, बुरे की संगति में हैं तो बुरे की संगति वाले होते हैं। शकार के साथ रहने के कारण इनिशियली विटवी जो है वो प्रतिनायक पक्ष में दिखता है, वह एक विलन की तरह लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बाद में यह साथ छोड़ देता है शकार का, क्योंकि विट
जो है वह धर्म भीरु है, अर्थात धर्म से डरने वाला, यानी धार्मिक प्रवृत्ति का है, पाप का विरोध करने वाला है। अर्थात अगर शकार वसंत सेना या चारुदत्त के विपरीत या विरुद्ध किसी प्रकार का आचरण करता है तो उस क्षण वह विट शकार को समझाने वाला होता है, उनको बताने वाला होता है कि आप ऐसा न करें, ये ऐसे हैं। अभी जो हम लोगों ने चारुदत्त का चरित्र देखा, उस चारुदत्त के चरित्र के उस उदात्त पक्ष को हमारे सामने विट प्रस्तुत करता है, तो उससे भी हम विट के चरित्र को समझते हैं कि कितना वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाता है, कितना समझदार है कि सामने वाले के पूर्ण ज्ञान को वह किस प्रकार समझता है, जानता है, और सामने वाले को वह किस प्रकार आदर देता है। और यही है कि अंत में वह शकार का साथ छोड़ देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चरित्र थे जो अपनी श्रृंखला में चला आ रहा था। इसके विषय में यहां बातें की। अब हम लोग प्रथम अंक में प्रवेश करते हैं कि प्रथम अंक का जो मूल विषय है, प्रथम अंक को किस प्रकार पढ़ना सही चाहिए, प्रथम अंक को किस प्रकार समझना चाहिए। मित्रों, मृच्छकटिकम का अध्ययन मैं पुनः कहता हूं कि साहित्यिक वैशिष्ट्य पे हम न पढ़ें, हम उसको अलंकार, छंद, रस, वृत्ति, रीति आदि के माध्यम से न समझें, स्वतंत्र छोड़ दें इसे। क्यों? क्योंकि प्रतिपद, प्रतिवाक्य आपको उस समय के समाज का संघर्ष दिखता है, सामाजिक कार्य व्यापार दिखता है, लोग सामान्य रूप से कैसे रहते होंगे उसका चिंतन हमें इस नाटक से प्राप्त होता है। और यही कारण है कि पुनः पुनः पहले भी और आज भी मैं कहता हूं कि जो भारतीय समाजवाद का जो यथार्थ चित्र है वह इसमें परिलक्षित होता है। किसी भी प्रकार का वर्ग वैषम्य, वर्ण वैषम्य, जाति वैषम्य कम से कम इस नाटक के आधार पर उस समाज में नहीं दिखता। यह इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। हर, जैसे कहते हैं ना कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीना, तो यहां पर भी हम यही कहेंगे कि हर प्रकार के वर्ण, हर प्रकार के वर्ग, हर प्रकार की जाति, समाज के जो भी सामान्य चरित्र हैं वे सारे के सारे चरित्र एक ही जगह आपको दिखेंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार का वैषम्य नहीं, संघर्ष नहीं आदि आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए, प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है। अलंकार न्यास, इसका नामकरण, इसकी चर्चा पहले भी हमने की है, लेकिन क्यों अलंकार न्यास कहा गया उसे जानना, उसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह इसलिए कहा जा रहा है कि इस अंक की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें वसंत सेना अपने जो तथाकथित अभिज्ञान है, उस अभिज्ञान, रात में जो प्राप्त होने वाले अभिज्ञान है, उस अभिज्ञान को छिपाने के लिए अपने सारे अलंकार को उतार करके चारुदत्त के घर में छिपा करके रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी आभूषण की खनखनाहट से शकार, विट, चेट जो है ये समझ जाते हैं कि वसंत सेना उस अंधेरी रात में किधर की ओर जा रही है। तो वह वसंत सेना जो डरी हुई, सहमी हुई, पीछा की जाती हुई वसंत सेना है, अपने सारे आभूषणों को एक पुटली में बांध करके वो चारुदत्त को कहते हैं कि सर प्लीज आप इसे अपने पास रखिए और उचित अवसर आने पर मैं आपसे ले लूंगा, इसे आप न्यास समझे, धरोहर समझे। तो वो जो महत्वपूर्ण और वो अलंकार न्यास ही कदाचित दोनों के प्रणय के मध्य का एक अंकुरण है। उस अलंकार न्यास के क्षण में जो चारुदत्त और वसंत सेना की वार्ता है, वसंत सेना तो यद्यपि पहले से ही रिझी हुई है, उस पर आसक्त है चारुदत्त पर, लेकिन चारुदत्त की आसक्ति जो है वसंत सेना के प्रति कदाचित इसी अलंकार न्यास के संवाद से बढ़ती है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह इसका नाम अलंकार न्यास रखा गया। अन्यथा इसमें वसंत सेनानुकरण, वसंत सेनानुसरण भी इस अंक का नाम हो सकता था। चारुदत्तस्य दारिद्र्य प्रकरणम, यह भी इस अंक का नाम रखा जा सकता था। लेकिन अलंकार और चारुदत्त के मन में वसंत सेना के प्रति प्रणय का अंकुरण, ये जो दो मूल घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, और यही घटना जो बीज रूप घटना है आगे जाकर के पल्लवित पुष्पित होकर के एक विशाल वृक्ष का निर्माण करेगी, उस दृष्टि से कवि ने इस काव्य का नाम अलंकार न्यास रखा है। आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से इसको हमने कतिपय घटनाओं के आधार पर इसका विश्लेषण लिया है और तदनुसार अगर हम क्रमशः जाने इस छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से, तो पूरे प्रथम अंक की जो संरचना है हम उसको समझ लेते हैं। जैसे
चारुदत्त के द्वारा अपनी दरिद्रता का मार्मिक चित्रण, यह एक घटना, एक प्रकरण बनता है। दूसरा प्रकरण यह बनता है कि उसी चारुदत्त के आवास के बाहर, अर्थात चारुदत्त जहां रहता है उनके घर के बाहर, शकार, विट और चेट के द्वारा वसंत सेना का पीछा किया जाना है। तीसरा, उसी क्रम में जो शकार है उनकी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि किस प्रकार शकार को एक डोल्ट है, यह कैरेक्टर एक मूर्ख कैरेक्टर है जिसको संबंध, घटना, इतिहास, चरित्र आदि का कोई बोध नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उसी प्रकार का यह चरित्र है कि रावण का संबंध कुंती से बिठा दिया तो सीता का संबंध जयंत से बिठा दिया। तो इस प्रकार के जो पौराणिक, जो महाभारतीय रामायणीय चरित्र हैं, उन चरित्र को भी वो हीनता या कहीं किसी प्रकार उत्कृष्टता से वो प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई आगे पीछे कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शकार, विट, चेट आदि पीछा करते हैं तो वसंत सेना अंधकार का लाभ उठा करके अंधेरे में चारुदत्त के घर में घुस जाती है। वह भी एक प्रमुख प्रकरण है, प्रमुख घटना है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए घटनाएं ऐसी चलती है कि उस घटना चक्र के ही द्वारा वसंत सेना चारुदत्त तक पहुंचती है। प्रथम अंक में आभूषणों का न्यास रूप में रखना, यही मूल है जिसके आधार पर इस अंक का नामकरण है। न्यास में रख लेने के बाद वसंत सेना वापस अपने घर लौट आती है। तो इन छोटे छोटे 4-5 बिंदुओं के आधार पर हम इस घटना की समग्रता को हम जानते हैं, पूरे प्रथम अंक को समझते हैं। अब इस प्रथम अंक को जानने के लिए जैसा हमारा पहला जो हमने बिंदु दिया आप लोगों के सामने, वह है चारुदत्त के द्वारा अपनी दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया जाना। अब यह दरिद्रता का मार्मिक चित्रण है क्या, किस प्रकार यह चित्रण है, हम उस चित्रण को, उसके जो संवाद हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले वक्तव्य हैं जिसमें कि चारुदत्त स्वयं अपने को हमारे सामने समुपस्थित करता है, वह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे और उसी माध्यम से हम जो पूरी जिन जिन घटनाओं की चर्चा, जिन जिन घटनाओं का उल्लेख आपके सामने किया है, उनका हम क्रमशः विस्तार करते हुए, व्याख्या करते हुए आपको प्रथम अंक की सारी घटना, सारी बातें, सारी भूमिका प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।